तो ये देखा गया है कि ये जो देखा है रिस्क फैक्टर्स है या ट्रांसमिशन फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो कोई इंसान अगर सो नहीं पा रहा है, अगर उसके पास वक्त कम है, लाइफ बहुत बिजी है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो उसको एकोमोडेट करने के लिए कहीं ना कहीं नींद कम ले रहा है या स्ट्रेस की वजह से नींद कम आ रही है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों में सडन सीवीए का यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जो एवरेज हर महीने की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज करीब 18-20 का नंबर रहता है। एवरी मंथ कार्डियक सर्जरीज होती हैं। एक कोई इंसान जो हर तरह से फिट था, बिल्कुल डेली फुटबॉल भी खेलता था, काफ़ी फिटनेस अच्छी थी, जिम भी जाता था और बाकी कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं, तो उसको सडन डेथ हुआ। तो एक तरह से वर्कआउट किया गया कि कहाँ पर उसकी जो कहाँ पर चूक हुई, तो पता चला कि सोता बहुत कम था। हम लोग का एक एम है, एक ये है कि क्वालिटी सर्विस देखना, एथिकल काम करना है कि कोई भी काम ऐसा नहीं हो जो पेशेंट को इंडिकेटेड नहीं है, वो करना चाहिए। हार्ट हॉस्पिटल चूँकि 24/7 एक तरह से सर्जरी या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जो भी लोग काम करते हैं वो उन लोग का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, घंटों घंटों एक ही जगह पर बैठ कर काम करना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत वारिसम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। अगर आप भी अपने दिल को नहीं समझते हैं, उसका ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो अब आप इस इंटरव्यू को देखिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं जो शुरुआत में आ सकती है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, अचानक से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण होता है, क्योंकि आपको अपने दिल के बारे में पता नहीं होता है। आज इस इंटरव्यू को आप पूरा देखिए ताकि आप समझ सके कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, वो भी आज के वातावरण में। आज इन्हीं सभी बातों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हार्ट हॉस्पिटल कंकरबाग पत्रकार नगर से डॉक्टर आमिर काजमी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले सर यही हमारा क्वेश्चन होगा कि जो हार्ट डिजीज है लोग नहीं समझ पाते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? साधारण भाषा में जो लोग हैं उनको आप ये समझा दीजिए कि क्या क्या इसमें होता है। पहले तो मैं फर्स्ट बिहार झारखंड चैनल, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता कि उन्होंने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस तक अपनी बातें पहुंचाने का मौका दिया। तो मैडम का ये सवाल है कि ये जो शुरुआती हार्ट डिजीज़ के क्या लक्षण होते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये जानना भी चाहिए हर लोगों को, हर लेमन्स को, जिनको कुछ हार्ट डिजीज़ का बहुत आइडिया नहीं है। लेकिन इतना चूँकि हार्ट डिजीज़ हम लोग के समाज में, आपस सोसाइटी में इतनी कॉमन है, तो बहुत से लोगों को आइडिया भी है कि हार्ट डिजीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। और पहले के भी इंटरव्यू मैंने ऐसा बताया है कि ये हार्ट डिजीज़ का जो पहला प्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं कि ये ग्रेडेड मैनर में हो। ये हार्ट अटैक के साथ भी कोई पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। फर्स्ट सिम्टम्स में भी हार्ट अटैक, तो ये ऐसा बहुत कम केस में होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है यंग पेशेंट में। बहुत सारे जो बिल्कुल कभी भी सिम्टम्स कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वो सिम्टम फ्री हैं, ऐसा कुछ भी, या हो सकता है सिम्टम्स हो जो वो इग्नोर कर रहे हो और ऐसे पेशेंट इमरजेंसी में या आईसीयू में प्रेजेंट करते हैं हार्ट अटैक के साथ। तो इसके जो हार्ट डिजीज़ के जो लक्षण होते हैं, पहला तो ये कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, स्पेशली लेफ्ट साइड में, और ये क्लासिकल नहीं है चेस्ट डिस्कम्फर्ट के लेफ्ट साइड में ही हो। इसका एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी होता है। बहुत से लोगों को लेफ्ट आर्म में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म है, वहाँ पर चेस्ट पेन होता है। उसके अलावा बहुत से लोगों को नेक में या फिर जॉ पेन भी हो सकता है। बहुत से लोगों को ये ऐसा भी होता है कि जो इंटरस्कैपुलर पेन, यानी कि बैक में दोनों स्कैपुला के बीच में जो होता है मिड लाइन में पेन होना, तो ये एक तो क्लासिकल एंजाइना जिसको बोलते हैं, जिसको चेस्ट पेन। इसके साथ साथ अगर पेन के साथ साथ अगर पेशेंट को पर्सपायरेशन हो रहा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग,
इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है कि उसका कपड़ा स्वेटिंग से भीग गया, और हाथ पैर का थोड़ा सा ठंडा पड़ना, ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं पेशेंट को चेस्ट पेन के साथ हार्ट अटैक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को और ऐसे कुछ केस में ऐसा भी देखा गया पेशेंट अनकॉन्शियस से हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये सारे सिम्टम्स जो शुरुआती लक्षण हैं, लेकिन साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट हार्ट डिजीज़ के उनको डायबिटीज़ भी होता है ना? तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको क्लासिकल अंजाइना या चेस्ट पेन हो ही। बहुत से लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलना, कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी बहुत सांस का बहुत ज़्यादा फूलना, तो ये सब सिम्टम्स भी हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, कॉर्निया आर्टरी ब्लॉक, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है सर? क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं, और इन तीनों में क्या लक्षण, अलग अलग कुछ लक्षण होते हैं? एक्चुअली ये जैसे हम लोग तो इस मेडिकल फील्ड में हम लोग जो आपस में डिस्कशन करते हैं, तो ये पेशेंट को भी बताते हैं कि इनको क्या सिम्टम्स हैं या क्या पैथोलॉजी, क्या डिजीज़ है, लेकिन बहुत सारे लेमन जो बहुत जिनको हार्ट डिजीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी का आइडिया नहीं है, उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि जैसे कि समझना कि हार्ट ब्लॉक क्या है। देखिए, क्योंकि ये मिलते जुलते टर्म है, हार्ट ब्लॉक है या फिर हार्ट अटैक है या फिर कोरोनिया आर्टरी ब्लॉक है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती है। हार्ट ब्लॉक को लोग उस तरह से समझ लेते हैं कि ये हार्ट अटैक। हार्ट ब्लॉक इज समथिंग डिफरेंट। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के हार्ट में एक नेचुरल पेसमेकर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उम्र के साथ साथ इस पेसमेकर में कैल्शियम जम गया या कैल्सिफिकेशन हो गया, जिसकी वजह से वो पेसमेकर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। उसको जिस तरह से हार्ट को इम्पल्स देना चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए, वो नहीं दे पा रहा है, और जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक के वेरिंग डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक, जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मिल सकता है। तो ये हार्ट ब्लॉक इज समथिंग डिफरेंट। ये एक तरह से आप ये समझिए कि हार्ट को जो सिग्नल मिल रहा था पेसमेकर के थ्रू कि आपको हार्ट को कांटेक्ट करना है, वो ऐसा नहीं हो पा रहा। हार्ट रेट इस कंडीशन में बहुत कम हो जाता है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि कोई भी, ज़्यादातर केस में देखा गया है कि ओल्ड एज में होता है, फीमेल में मोस्टली, फीमेल में भी है, मेल में भी हो सकता है इंसिडेंस। और इसका जो मेन सिम्टम्स ये होता है कि चक्कर सा आना, चलते चलते बिल्कुल चक्कर आ गया, या फिर वोमिटिंग सेंसेशन, या फिर अनकॉन्शियस से हो गए, हार्ट बीट इतना ज़्यादा हो गया कि अनकॉन्शियस हो गए, हार्ट बीट इतना कम हो गया जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत कम हो गया, और उसकी वजह से ये अनकॉन्शियस से हो गए। तो ये सारे सिम्टम्स क्लासिकली जो होता है हार्ट ब्लॉक को इंडिकेट करते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को तुरंत रश करना चाहिए इमरजेंसी में, कार्डियक आईसीयू में। वहाँ जो हम लोग एक तरह से टेम्पररी पेसमेकर लगाते हैं, एक तरह से पेसिंग वायर होता है जो एक टेम्पररी फ्यूमरल वेन के थ्रू डाला जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग प्लान करके उसको परमानेंट पेसमेकर लगा सकते हैं, जो कि सिंगल चैम्बर या फिर डुअल चैम्बर भी होता है। तो ये एक तरह से हार्ट ब्लॉक हो गया। कोरोनिया आर्टरी ब्लॉक का रिलेशन हार्ट अटैक से। कोरोनिया ब्लॉक, आर्टरी ब्लॉक इज समथिंग डिफरेंट। हम लोग जानते हैं कि हार्ट में 3 मेजर आर्टरीज होती है, और जो टर्म है कोरोनिया आर्टरी डिजीज, वो इसी को इंडिकेट करता है। ये एक नस में ब्लॉकेज हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 नसों में ब्लॉक हो सकता है। तो ये कोरोनिया आर्टरी ब्लॉकेज इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज नॉट सिनोनिमस विद दिस हार्ट ब्लॉक। कोरोनिया आर्टरी ब्लॉकेज का ही एक सिक्वेली है हार्ट अटैक। जैसे अगर किसी वजह से किसी पेशेंट को कोरोनियाज में ब्लॉकेज है और उसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन होता है कभी कभी, ऑलरेडी मेडिकेशन पर है, ऐसे पेशेंट में देखा हो गया कि इंसिडेंस हो सकता है हार्ट अटैक का। कोई बॉडी में थ्रोम्बस बन गया, क्लॉट बन गया, जिसकी वजह से जो पहले से ब्लॉकेज थी आर्टरीज उसमें 100% ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से जिसको पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, या फिर उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये टर्मिनोलॉजी लगता है काफ़ी कंफ्यूजिंग, लेकिन ये तीनों टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। सर, आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और युवा आजकल
ज्यादा ही फोकस करते हैं एक्सरसाइज पर, तो क्या ये एक्सरसाइज हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? देखिए, एक्सरसाइज तो आइडियली रिकमेंडेड है कि हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए हर इंसान को डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, एक रिकमेंडेशन है। और ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो एक तरह से जिसकी गाइडलाइंस होती है, जो वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है, उसका जो रिकमेंडेशन है कि भी किसी भी इंसान को जो पर वीक है एक्सरसाइज में टाइम देना चाहिए, करीब करीब जो टोटल ड्यूरेशन होता है उसका कि 150 मिनट्स करीब, यानी कि डेली अगर आप 150 मिनट्स मीन्स कि एक वीक में आपको 150 मिनट्स का टाइम देना एक्सरसाइज पर। यानी कि एवरेज अगर हम लोग देखें तो एवरी वीक में यानी कि 5 डेज आपको एक्सरसाइज करना और तो 30 मिनट्स। तो एक तरह से जो पहले का भी रिकमेंडेशन था, क्लासिकल रिकमेंडेशन ये है कि 35 मिनट 40 मिनट डेली आपको एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज किसी तरह की भी हो सकती है, ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, आप रन भी कर सकते हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो आपको ये एक तरह से मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ये रिकमेंडेशन ये करना चाहिए। अब बात आती है कि बहुत से लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो रेगुलर जिम करते हैं, तो ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम वो गड़बड़ खतरनाक होता है। तो चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर बिल्कुल आपको रेस्ट लेना, आप बिल्कुल कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट ले रहे हैं तो भी गलत है। और बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना, जो लोग जिम में 3-3 घंटा 4-4 घंटा टाइम मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी वेट उठाते हैं, ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क इन द सेंस कि उन लोगों को जो बॉडी का जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हार्ट उतना ब्लड बॉडी को पुश या पंप नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में ब्लड सप्लाई, जो कोरोनरीज को ब्लड सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में किसी भी तरह का कार्डियक इवेंट हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टर्नस जिम वर्कर हैं या बहुत हैवी बिल्ड जो लोग हैवी जो एक्सरसाइज करते हैं या फिर हैवी वेट चैंपियन है जो बहुत वजन उठाते हैं, उन लोगों में देखा गया कि इस तरह कभी कभी इंसिडेंस हो सकता है। तो एक तरह से मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक एवरेज रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम वीक में 5 डेज तो करना ही चाहिए। हफ्ते में 7 दिन अपनी जगह 5 दिन कर सकते हैं। और ड्यूरेशन का जो लिमिटेशन होता है वो करीब 30 मिनट्स मिनिमम है, आपको 40 मिनट्स 50 मिनट्स तो डेली करना चाहिए। बिल्कुल सर, हार्ट अटैक से बचने के लिए, अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कुछ खास एक्सरसाइज भी होते हैं क्या? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि जो ये तो डाइट्स का रिलेशन है, फैमिली हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, अदर रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर का अगर आप देखें तो उसमें जो 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मीन्स जो आपके कंट्रोल में है, तो उसमें एक एक्सरसाइज भी आता है। एक्सरसाइज आपको करना है। एक्सरसाइज जैसा मैंने बताया कि हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डेली अपने हार्ट को ट्रेन करना है। ये आपको चाहे डेली ब्रिस्क वॉक कीजिए या रन कीजिए या स्विमिंग कीजिए या फिर साइकिलिंग कीजिए या फिर आप बैडमिंटन खेलें, किसी भी तरह का वो इस तरह का वर्कआउट बिल्कुल होना चाहिए और ये रिकमेंडेड है। अदर आपको इसके अलावा ऐसा ये नहीं है कि रिकमेंडेशन के सिर्फ एक्सरसाइज ही करना, अदर जो मेजर्स हैं प्रोटेक्शन के लिए वो भी लेने हैं। जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर रेगुलर कंट्रोल होना चाहिए। शुगर है तो शुगर की दवा बिल्कुल लेनी चाहिए, शुगर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग ये भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है। जो बहुत से लोग यंग जो पेशेंट है वो स्मोक करते हैं और यंग में जो रिस्क फैक्टर माना जाता है किसी तरह के कैटास्ट्रोफ या हार्ट अटैक का, उसमें स्मोकिंग बहुत कॉमन है। रीज़न, स्मोकिंग में जो स्मोक निकलता है, जो धुआं होता है, वो एक तरह से ऑक्सीडेटिव इंजरी करवाता है और ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, जो उसके ब्रांचेस या कोरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म करवाता है। स्पाज्म या ब्लॉकेज या जो भी है, इस तरह के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। तो ये सारे ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज ही एक तरह का वो है, मेजर्स है।
इसके अलावा हमें ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी के फादर को सपोज हार्ट अटैक आया है, उसको कोई हार्ट डिजीज रही है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फादर को भी हुआ, उसके अंकल को भी हुआ, है ना, तो या फिर उनकी बुआ है उनको भी हुआ, तो ये देखा गया है कि ये जो देखा रिस्क फैक्टर्स है या ट्रांसमिशन फैमिली हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जो चीज़ चेंज कर सकते हैं उसमें आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। जैसे डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में खासकर लोग आजकल आप देखिए कि वर्क के जो लैब में टेस्ट करवाते हैं उस पर लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल का इतना क्या इंपॉर्टेंस है? लिपिड प्रोफाइल का इसलिए इंपॉर्टेंस है कि लिपिड प्रोफाइल हमें बताता है कि ट्राइग्लिसराइड आपका लेवल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे एलडीएल या वीएलडीएल वो कैसा है, और गुड कोलेस्ट्रॉल का आपका लेवल क्या है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये डाइट अगर हम जो ले रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाना, या फिर शुगर बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, बहुत ऑयली फूड ले रहे हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर मैं बता रहा हूँ, ये जैसे डाइट से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती हैं लेवल ओवरऑल बॉडी में, और अल्टीमेटली ये ग्रेजुअल जो प्रोग्रेशन होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, जो हार्ट की आर्टरीज होती है उसमें ग्रेजुअल डिपोजिशन होता है प्लाक का, कोलेस्ट्रॉल प्लाक का, और ये अल्टीमेटली जो होता है प्रोग्रेस करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर फाइनली ये 100% ब्लॉक भी हो सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। सर, देखा गया है कि लोग भी ऐसा कहते हैं कि पुरुषों में हार्ट अटैक ज्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो अगर आप जेंडर का इंसिडेंस देखेंगे तो ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है, ये एक तरह से समझिए कि ये मेल में ज़्यादा है। रीज़न क्या है? वेरियस रीज़न है। मेल में स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है और उनका एक तरह से बहुत सारे मेल वर्कोलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा काम है उनको। लेकिन इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर माना गया है कि वो हार्मोन्स का होता है। फीमेल्स में कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो मेनोपॉज तक उनको प्रोटेक्शन करता है हार्ट डिजीज से। इसलिए बताया जाता है कि ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो हार्ट अटैक की समस्या हो गई, चाहे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की नसों की जो बीमारी है, ये डेफिनेटली मोर कॉमन है मेल में कंपेयर टू फीमेल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जिम करते हैं, अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, टाइम टू टाइम खाना पीना हर चीज का, बट वो नींद बहुत कम लेते हैं, जिसके वजह से क्या कुछ उनमें ऐसी जो समस्याएं हैं हार्ट से जुड़ी वो हो सकती है? देखिए, नींद का तो जो रिलेशन है वो ब्रेन से है, और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ये नींद का जो बेसिक लेवल होता है ये हर इंसान में अलग अलग होता है। किसी को 6 आवर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को 8 आवर 9 आवर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है नींद के लिए वो 6 to 8 आवर बताया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेन का रिलेशन है नींद से, और कोई इंसान अगर सो नहीं पा रहा है, अगर उसके पास वक्त कम है, लाइफ बहुत बिजी है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और वो उसको एकोमोडेट करने के लिए कहीं ना कहीं नींद कम ले रहा है या स्ट्रेस की वजह से नींद कम आ रही है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों में सडन सीवीए का यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल ऐसे लोगों में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने की वजह से डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बॉडी के, वो या हार्मोन्स होते हैं, वो ज़्यादा रिलीज होते हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं, जो हार्ट रेट बढ़ाते हैं, और ये सारे एक तरह से विशियस साइकिल होता है। तो ऐसा भी देखा गया है स्टडी में कुछ कि एक कोई इंसान जो हर तरह से फिट था, बिल्कुल डेली फुटबॉल भी खेलता था, काफ़ी फिटनेस अच्छी थी, जिम भी जाता था, और बाकी कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं, तो उसको सडन डेथ हुआ। तो एक तरह से वर्कआउट किया गया कि कहाँ पर उसकी कहाँ पर चूक हुई, तो पता चला कि सोता बहुत कम था।
तो एक तरह से नींद का बिल्कुल इंसिडेंस है। एक तरह से हमें ये समझना चाहिए कि नींद कम लेने से एक नेचुरल मैकेनिज्म होती है जिसमें स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जो लोग नींद कम लेते हैं उनको आप देखिए कि एक जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है या उनका बेसलाइन ब्लड प्रेशर ऑलवेज ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल इसका रिलेशन है हार्ट डिजीज से। नींद का ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नींद के अलावा इसके अलावा इम्पॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी कैसी है, कितनी गहरी नींद आप ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बेड पर जा रहे हैं, आपने 6 घंटा गुजार दिया, आपको बहुत अच्छी नींद नहीं आई, तो वो ये अच्छा नहीं है। नींद की क्वालिटी भी, ड्यूरेशन तो होना ही चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में क्वालिटी भी नींद की एडिक्वेट होनी चाहिए। और इससे डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेस का हम जानते हैं कि हार्ट डिजीज से रिलेशन। आजकल सर कॉमन हो गया है डायबिटीज, हर किसी को, आज चौथे पर्सन को डायबिटीज होता है। तो क्या ये जो डायबिटीज लोगों में बढ़ रहा है ये अटैक कर सकता है, हार्ट अटैक के जो कारण बन सकता है? हाँ, बहुत से लोगों का ये भी क्वेरीज रहता है कि चलिए अगर हाइपरटेंशन को हम लोग हटा दें, कि हाइपरटेंशन तो कहीं ना कहीं ये हार्ट डिजीज के इंसिडेंस को बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन से जो ब्लड वेसल होती है वो में इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है एक तरह से। इसी तरह से ये हर जगह की ब्लड वेसल होती है और हार्ट की भी ब्लड वेसल होती है, उसमें भी ट्रॉमा होता है, तो उसमें इंसिडेंस हार्ट का जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ का रिलेशन ऐसा है कि अगर हम लोग, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जिन भी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ के लिए ऑपरेट कर रहा हूं, CABG जिन लोगों को बाईपास कर रहा हूं, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो उसमें देखा गया कि अबाउट 60% पेशेंट डायबिटिक होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट इंसिडेंस है डायबिटीज़ का। जो भी होता है, जिन लोगों को भी, उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर नसों के ब्लॉक की जो बीमारी है उसका रिस्क ज़्यादा होता है। और ये समझना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट नॉन डायबिटिक है और एक पेशेंट डायबिटिक है, दोनों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, और तो जो पेशेंट डायबिटिक है उसकी वेसल ज़्यादा ख़राब होगी, उसमें डिफ्यूज़ डिजीज़ एक तरह से होती है। तो बिल्कुल ये सही है कि जो डायबिटीज़ भी जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देती है। और डायबिटीज़ में जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये उसमें जो ब्लड वेसल होते हैं या ब्लॉकेज होते हैं वो सिवियर फॉर्म डिफ्यूज़ होती है, पूरी वेसल बिल्कुल ख़राब होती है, और ऐसे में स्टेंटिंग करना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। बाईपास सर्जरी इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। सर बहुत से लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि सीने में दर्द हो रही है किसी के। बहुत से लोग ये होते कहते हैं कि नहीं गैस का दर्द हो रहा है, तो लोग कैसे समझे क्या कि ये आपके गैस का दर्द नहीं, दिल कुछ कहना चाह रहा है, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि डिफरेंस लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसमें। एक्चुअली ये बहुत फाइन डिफरेंस होता है, और बहुत से एक्चुअली जो क्वैक भी गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सपोज उन लोगों का अगर किसी को चेस्ट पेन भी होता है तो उनका एक ज़्यादातर ये होता है कि भाई गैस की वजह से हो रहा है, बहुत कॉमन है। सब लोगों का एजम्पशन होता है कुछ भी हुआ तो बस गैस की वजह से हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए, किसी भी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये एसिडिटी की वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं बोला कि नहीं होगा, लेकिन होता क्या है कि जो इसके जो इनिशियल जो कंप्लेन या सिम्टम्स होते हैं हार्ट डिजीज के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, उसमें पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये स्ट्रेस या फिर ये जो सिम्टम्स होते हैं ये एक्सर्शन से रिलेटेड होते हैं, जब चल रहा है तब ये वो भी हो सकता है। लेकिन स्टेबल अगर कोई पेशेंट बैठा भी है तो भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, और ये भी एक तरह का चेस्ट पेन है। तो कभी भी इस तरह का सस्पिशन हो तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, एक ECG करवाना चाहिए, और ये बहुत बेसिक सब सेंटर में अवेलेबल होता है। अगर कोई फिजिशियन है, अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं भी अवेलेबल है, कोई फिजिशियन है तो उनको से एक कंसल्टेशन लेना चाहिए, ECG ज़रूर दिखाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हर चीज़ सिम्टम्स को गैस की तरह समझना और उसको इग्नोर करना, ये बहुत से लोगों में काउंटर प्रोडक्टिव होता है। सर हार्ट हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम चल रहा है, कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम, कैसा चल रहा है? ये कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम हमेशा से यहाँ हार्ट हॉस्पिटल में रहा है, और ये एक तरह से हार्ट हॉस्पिटल इज फुली इक्विप्ड विद
जितनी तरह की कार्डियोलॉजी की जो प्रोसीजर्स होते हैं, कार्डियोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं कार्डियक सर्जरी के, यहाँ सिर्फ हार्ट सर्जरी नहीं बल्कि जितने तरह के पीटीसी के अलावा जो भी अदर एडवांस प्रोसीजर होते हैं, जैसे सीआरटीडी इन्वर्सन, पेसमेकर का इम्प्लांटेशन होता है, चाहे सिंगल चैम्बर, डबल या डुअल चैम्बर, या फिर आईसीटीडी बोलते हैं जिसमें सपोज हार्ट का फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है तो उसमें एक तरह का डिवाइस लगता है जो कि हार्ट का रिदम करवाता है, तो उसको शॉक देता है। तो ये इस तरह का हो गया। या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, हार्ट का जो डिफरेंट चैम्बर का जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैपिंग होती है और उसमें आरएफए या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, वो सब भी प्रोसीजर्स यहाँ हैं। तो इसके अलावा जो कार्डियक सर्जरी की बात करें तो यहाँ जो एवरेज हर महीने की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज करीब 18-20 का नंबर रहता है। एवरी मंथ कार्डियक सर्जरीज होती हैं और एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशन, ऐसा नहीं कि कोई सिंपल ऑपरेशन होता है, सब जितनी तरह के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी, जैसे बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट, सिंगल वाल्व रिप्लेसमेंट, डबल वाल्व रिप्लेसमेंट, वाल्व रिप्लेसमेंट प्लस सीएबीजी बाईपास सर्जरी, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जैसे एसडी या फिर चाहे वो ऑस्टियम प्राइमम या ऑस्टियम सेकेंडम एसडी हो, इस तरह के जो भी जैसे ओटा का रिप्लेसमेंट जिसको बेंटाल प्रोसीजर भी बोलते हैं हम लोग, हमने वो भी किया है यहाँ। तो हार्ट हॉस्पिटल एक तरह से टर्शियरी केयर सेंटर है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ द कार्डियोलॉजी या कार्डियक सर्जरी, और वहाँ एवरी प्रोसीजर होता है। और ये जो अभी तक लास्ट महीने खासकर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे केसेस किए, टोटल 27 या 28 केसेस इन द मंथ ऑफ जुलाई हम लोग ने किया है। और अब तक यहाँ जो है मैंने जब से ज्वाइन किया है करीब 400 से ऊपर ही कार्डियक सर्जरी हो गई है। तो ऑलमोस्ट डेली रहती है, या फिर आप ये समझ सकते हैं हफ्ते में कम से कम 5-6 सर्जरी तो होती है। बिल्कुल। क्या क्या सुविधा हार्ट हॉस्पिटल दे रहा है जो भी लोग बीमार हैं, हार्ट से ग्रसित हो रहे हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया कि हार्ट हॉस्पिटल चूँकि 24/7 एक तरह से सर्जरी या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे आप कोई भी पेशेंट सपोज इमरजेंसी में आता है चेस्ट पेन लेकर, अगर उसको इवॉल्विंग एमआई या हार्ट अटैक हो रहा है तो उसमें हम लोग जो कार्डियोलॉजिस्ट की जो टीम होती है वो लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। मीन्स के पहले एंजियोग्राफी किया और अगर कल्प्रिट वेसल आइडेंटिफाई किया कि किसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड सप्लाई जा रही है, उसको स्टेंट करना, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये एक तरह से इमरजेंसी प्रोसीजर होता है लेकिन पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग होता है। ये फैसिलिटीज़ अपने यहाँ 24/7 है। किसी भी रात में, किसी भी वक्त रात में या पेशेंट आता है तो ये इमरजेंसी एक तरह से कॉल एक्टिवेट होती है, हम लोग पेशेंट को कैथ लैब में ले लेते हैं। इसके अलावा हर तरह का कार्डियक सर्जरी का इमरजेंसी प्रोसीजर, चाहे किसी भी तरह का एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हो। इसके अलावा कार्डियोलॉजी में पीटीसीए, जैसा मैंने बताया, हर तरह का पीटीसी हो गया, या फिर पेसमेकर इम्प्लांटेशन, या फिर आईसीडी इंसर्शन, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन भी जितनी तरह की होती हैं, लाइक इको में हम लोग 2 तरह से करते हैं। एक तो ट्रांसथोरेसिक इको होता है, एक जो होता है एसोफेगस से मुंह के थ्रू पाइप डाल के होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसएसोफेगल इको होता है, टीएमटी होता है, या फिर डोपामिन स्ट्रेस इको जिसको बोलते हैं। एक दवा देकर हम लोग देखते हैं कि हार्ट को स्ट्रेस देकर उस टाइम में इको कैसा हो रहा है, या फिर स्ट्रेस इको में हम लोग ईसीजी के थ्रू भी देखते हैं कि ईसीजी में कितने चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी प्रोसीजर होते हैं ये सारा कुछ हार्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी है। और इस वजह से ये है कि जो भी पेशेंट हार्ट हॉस्पिटल में आता है कुछ अपनी उम्मीदें लेकर आता है, कहीं ना कहीं लोगों का हार्ट हॉस्पिटल पर ट्रस्ट है, जिसकी वजह से क्राउड काफ़ी रहता है। पेशेंट की कभी तो हम लोग को बेड की भी जगह, बेड भी नहीं रहते हैं, अकोमोडेट करना पड़ता है किसी तरह से पेशेंट को। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। डॉक्टर ए के ठाकुर ने जब से हॉस्पिटल
इस्टेब्लिश किया उनकी हार्ट हॉस्पिटल की जो उनकी लीगेसी है, इसकी वजह से हार्ट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा चल रहा है। और हम लोग का एक एम है, एक ये है कि क्वालिटी सर्विस देखना है, एथिकल काम करना है कि कोई भी काम ऐसा नहीं हो जो पेशेंट को इंडिकेटेड नहीं है वो करना चाहिए। और कहीं न कहीं इसी सब वजह की वजह से पेशेंट का ट्रस्ट हार्ट हॉस्पिटल के लिए है। आखिरी सवाल सर, वैसे लोग जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, इग्नोर कर रहे हैं अपनी बीमारियों को, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सिम्पटम्स होते हैं, जैसे क्लासिकल सिम्पटम्स, अगर इस तरह के कुछ सिम्पटम्स हैं पेशेंट को तो समझना चाहिए। इसके अलावा जो थोड़ा सा जो जिनका थोड़ा कॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो इस तरह का 6 मंथली वर्कअप करवा रहे हैं कि उनका लिपिड प्रोफाइल कैसा चल रहा है, किडनी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर इको में हार्ट का फंक्शन देखा कि कोई प्रीवियस उनको हार्ट अटैक का सिम्टम्स तो नहीं हुआ है ना, या फिर टाइमली बहुत सारे ऑफिस में भी देखा हुआ है कि उनका एक पैकेज आता है कि जिसमें ईयरली वो सारा कुछ कार्डियक चेकअप करवाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं आपके इसको इंडिकेट करता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अपने को करना है कि जो रिस्क फैक्टर जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं उनका ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग बाकी जैसा मैंने बताया कि जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज डेली के लिए है वो भी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो ऑफिस में काम हो रहे हैं, जो भी लोग काम करते हैं वो उन लोग का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, घंटों घंटों एक ही जगह पर बैठ कर काम करना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत वॉरिसम होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक बेहतर सुविधा, अगर आपको भी किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो अब देर किस बात की, आप इस इंटरव्यू को पूरा देखिए ताकि आप समझ सके कि किन किन कारणों के वजह से आजकल जो हार्ट अटैक की समस्या है, हार्ट ब्लॉक की समस्या है वो बढ़ रही है, और आप इसका जरूर ध्यान रखें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।